हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसको हम 20 से 25 मिनट में पूरी क्लास रिवीजन कर लेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्लास में आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी करी है तीसरा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। इसके बारे में व्याख्या देखें तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। या इस बार जो है तीसरा क्रम जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। और पहली बार कब जारी किया गया था? तो पहली बार जारी किया गया था 2011 में। अगर बात करते हैं कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट में 2022 खाद्य अपशिष्ट के मामले में बताया गया है कि भारत में जो है 19% जो है खाना वेस्ट होता है, ठीक है। और यह खाना सबसे ज़्यादा कहाँ पर वेस्ट होता है? तो घरेलू जो घर के अंदर खाने बनते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट में भारत में जो है कितना प्रतिशत खाना 2022 खाद्य अपशिष्ट में बर्बाद हुआ है? तो 19%। पूरे भारत में जो खाना बनता है उसका 19% खाना जो है वेस्ट हो जाता है। अगर बात करें कि कितने लोग जो है प्रतिवर्ष भूखे सोते हैं, तो भारत में जो है 783 मिलियन लोग भूखे सो रहे हैं, ठीक है। तो भारत में जो है 783 मिलियन लोग भूखे सो रहे हैं और 19% खाना जो है वेस्ट हो रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है यूएनईपी। इस बार जो है इसका कौन सा क्रम है? तो तीसरा क्रम है। अगर बात करें कि भूखमरी में जो है भारत की रैंक कितनी है, तो 111 रैंक है। अब कुछ ऑप्शन और दिए गए थे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। और WWF का जो है लोगो क्या होता है? तो जाइंट पांडा इसका लोगो है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये स्थापना हुई थी 1971 में। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। यूएनईपी इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता है क्लाउडिन गोल्डिया। और ये आपको याद रखना कहाँ की है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिन गोल्डिया को, ये किस कंट्री की हैं? ये आपको हमें आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में? तो 1998 में दिया गया था। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। नेक्स्ट देखें तो मुख्य अतिथि सलाहकार भारत के भी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह अनंत नागेश्वरन जी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना ने लॉन्च किया है। यूनी हाई 3 यह कैसा उपग्रह है? तो यह मौसम संबंधी उपग्रह है और भारत के द्वारा भी मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यून हाई 3 यह मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से लॉन्च किया है। अभी मैंने बात किया है कि मौसम संबंधी उपग्रह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है इनसैट 3DS। यह क्या है? तो यह भी जो है मौसम संबंधी उपग्रह है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है।
अब देखते हैं ललन टॉप में आदित्य L1 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट कितने हैं, तो 5 L1 पॉइंट है। एक यहाँ पे हो जाता है, दूसरा L1 पॉइंट यहाँ हो जाता है, तीसरा L1 पॉइंट यहाँ, और चौथा L1 पॉइंट यहाँ, और पांचवा L1 पॉइंट जो है पृथ्वी से पहले हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सूर्य है। सूर्य के पास जो है कितने L1 पॉइंट हैं, तो 5 L1 पॉइंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रयान 3। अगर बात करें कि यह कब लॉन्च किया गया था, तो यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और चांद के साउथ पोल पर कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है, यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए तो एक्सपोसैट जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C58 से, और PSLV 58 से ही एक और रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसका नाम है PEOM-3। अभी इसे हाल ही में अंतरिक्ष से जो है वायुमंडल में पुनः प्रवेश करा लिया गया है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन कल या परसों हमने पढ़ा था। NBS-01 यह नेविगेशन का सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। ठीक है, तो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, तो NBS-01 है, और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं GSAT-20 के बारे में। GSAT-20 यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और यह रॉकेट किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है, और स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क है। ठीक है, कौन है, तो एलन मस्क है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है, तो आपको बताना है कि गुरुग्राम में एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया मेक इन इंडिया के तहत किसने लॉन्च करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल ने। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया के जो है कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है, तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है, और किसके तहत, तो मेक इन इंडिया के तहत जो है एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया की स्थापना की गई है, और इसमें सहयोग कौन सा देश कर रहा है, तो इजराइल कर रहा है। इसमें जो है इजराइल और भारत मिलकर क्या बनाने वाले हैं, तो अभ्र मिसाइल का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। अभ्र मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है, तो यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो अभ्र कैसा मिसाइल है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब देख लेते हैं एयर डिफेंस के बारे में। कुछ देशों के पास जो है अपना जो है स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इजराइल में कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो आयरन डोम सिस्टम है। USA में कौन सा है, तो थर्ड है। रसिया में S-400 या फिर इसे ट्रायम्फ भी कहते हैं। और भारत में जो है दो है, एक तो समर है और एक कम दूरी का जो है वायु रक्षा प्रणाली है वसुराद। ठीक है, तो ये दोनों भारत में है, और बाकी अमेरिका, अमेरिका, रसिया और इजराइल में हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑपरेशन अजय कहाँ पर चलाया गया था, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था जब इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो इजराइल की संसद का नाम है नीसेट। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के PM कौन हैं, तो फिलिस्तीन कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो यह है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था, तो हैती में जो है आपसी विद्रोह के कारण जो हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अब देख लेते हैं इजराइल के बारे में लोकेशन। तो इजराइल के बारे में लोकेशन देखते हैं, तो ये होता है आपका इजराइल का मैप। ठीक है, तो जो ये आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये पूरा जो है इजराइल है। ठीक है, इसमें जो है एक इधर वाला जो वेस्ट बैंक है, ये इस पर जो है फिलिस्तीनी का कब्जा है, मतलब फिलिस्तीन रहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा है गाजा पट्टी। ठीक है, तो यहाँ भी फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पट्टी में ही जो आतंकी संगठन है हमास स्थित कहाँ पे है, किस भाग में स्थित है, तो ये गाजा पट्टी में हमास स्थित है। और जो विवाद हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, वह विवाद का कारण कहाँ पे था, तो ये विवाद का कारण है जेरूसलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये जेरूसलम विवाद का कारण था। लेकिन आतंकवादी जो है हमला कहाँ से हुआ था, तो गाजा पट्टी से हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजराइल के पूर्व में कौन सा देश है, जॉर्डन है। इसके ऊपर आपका सीरिया हो जाएगा, और सीरिया के ऊपर आपका हो जाएगा जॉर्डन, सीरिया, और नीचे हो जाएगा आपका
जॉर्डन और यहाँ पे लेबनान है। ठीक है, ये लेबनान कंट्री है। और इजराइल के पश्चिम में कौन सा देश है? तो यह है मिस्र। ठीक है, इजिप्ट जिसे कहते हैं। और इजराइल से जो है सीमा बनाने वाला कौन सा सागर है? तो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में किया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अडानी समूह ने भी हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान वाला तांबा विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करी है। इसकी अगर क्षमता पूछे कितनी है, तो इसकी क्षमता है फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 में इसकी क्षमता रहेगी 1 मिलियन टन प्रति वर्ष। ठीक है, इसे आगे जो है इसकी क्षमता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर यानी कि जब इसकी स्थापना हुई है 2024 में, तो इसकी क्षमता रहेगी 1 टन। इसके बाद ये आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान पर स्थापित तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुंद्रा में किया गया है, गुजरात में। किसके द्वारा? तो अडानी समूह के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि तांबा का आयात कम करना, यानी विदेशों से जो तांबा आता है उसका जो है आयात कम करने के लिए इस संयंत्र की स्थापना अडानी समूह के द्वारा किया गया है। अब देख लेते हैं चुक्विक माटा। चुक्विक माटा जो है यह विश्व की में तांबे के लिए सबसे बड़ी खान है। ठीक है, तो तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? चुक्विक माटा है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चिली में। और चिली अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है, तो यह साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, और चिली की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है सेंटियागो। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं खेतड़ी। खेतड़ी स्थान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोनोजाइट मृदा। मोनोजाइट मृदा में जो है किसका भंडार पाया जाता है? तो थोरियम का भंडार पाया जाता है। और मोनोजाइट मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो यह केरल में पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें कि मोनोजाइट मृदा में सबसे ज़्यादा किसके भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 90 है। जबकि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 2 अंक ज़्यादा है थोरियम से, तो 92 परमाणु क्रमांक है यूरेनियम का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लिथियम। लिथियम के भंडार जो है कहाँ भी हाल ही में पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाया गया था। और इसके बाद यह सबसे हल्की धातु है। लिथियम जो है यह सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट देखते हैं वेनेडियम के भंडार जो है भी हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? तो यह गुजरात में मिला है। पीतल जो है किसके मिश्रण से बनता है? तो पीतल किसके मिश्रण से बनता है? तो यह तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो कैसे याद करेंगे? पिता जी, पी यहाँ से ले लेंगे, ता यहाँ से ले लेंगे और जी यहाँ से ले लेंगे, तो पिताजी के मेल से बन जाएगा आपका पीतल। ठीक है, तांबा और जिंक के मेल से जो है पीतल बनता है। और कांसा जो है किसके मेल से बनता है? तो तांबा और टिन के। काता टी ऐसे याद करेंगे, का ता टी। ठीक है, तो काताटी के मेल से कौन सा बनता है? तो कांसा बनता है। कांसा तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन का संबंध किससे है? तो डेनियल काहनमैन जो है किस देश से हैं? तो इनका संबंध है इजराइल से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेनियल काहनमैन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तेल अवीव इजराइल में हुआ था। अभी फिलहाल इनका निधन हो गया है। इन्हें जो है व्यवहारिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। और इन्हें 2002 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि डेनियल काहनमैन की बुक का क्या नाम है? तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किसकी बुक है? तो डेनियल काहनमैन के है। और यह इजराइल से संबंधित है। इन्हें जो है व्यवहारिक अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। इन्हें सन 2002 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके 3 आधार हैं। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 134। नेक्स्ट हमारा है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 अक्टूबर को किया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है। और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में है। और रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के? तो टाइबर नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ब्रटलैंड कमीशन। अगर बात करें कि
SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह जो है कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2015 से लेकर 2030 तक SDG गोल नंबर निर्धारित किया गया था कि इतने मतलब 15 वर्षों में हम और SDG के लिए जो है कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? तो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। तो 2015 से लेकर 2030 के बीच में इन 17 गोल को प्राप्त करना ये विश्व का जो है लक्ष्य था, ठीक है। और इसमें पहला गोल क्या था? तो पहला गोल था नो पॉवर्टी, यानी कि विश्व से जो है गरीबी को समाप्त करना है। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अगर पूछे किसने परिभाषा दिया था, तो बर्टलैंड कमीशन ने परिभाषा दी थी SDG, ठीक है। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की परिभाषा किस कमीशन ने दी थी? तो बर्टलैंड कमीशन ने दी थी। अगर बात करें भूखमरी में जो है भारत की कितनी रैंक है, तो मैंने पहले भी बताया है 111 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व का पहला है ओम आकार का मंदिर, जो कि राजस्थान के पाली जिला में जाडन गांव में है, ठीक है। तो राजस्थान के पाली जिला में जाडन गांव में ओम आकार का मंदिर है, जो कि विश्व का पहला मंदिर है ओम आकार का, ठीक है। इस मंदिर की खासियत क्या है? इसमें 2000 खंभे हैं और यह मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 135 मीटर है। और इसी मंदिर में ही गुरु माधवानंद समाधि मंदिर भी है। तो ये आपको याद रखना है, गुरु माधवानंद समाधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के पाली जिला जाडन गांव में है। या फिर कह सकते हैं ओम मंदिर के साथ साथ जो है गुरु माधवानंद समाधि का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। अगर बात करें कि इस ओम मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में किया गया है, तो नागर शैली में किया गया है, ठीक है। ये आप मंदिर देख सकते हैं। ये है ओम आकार का मंदिर, कहाँ पे है? राजस्थान के पाली में है। और किस जगह पे है? तो जाडन गांव में है, ठीक है। इसमें 2000 खंभे हैं, 134 मीटर जो है मंदिर की टोटल ऊंचाई है, ये आपको ये याद रखना है। और इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, ठीक है। जो आकार है इसके बीच बीच में 2000 खंभे हैं, इन सभी खंभों के पास जो है शिवलिंग की स्थापना की गई है, ठीक है। अगर बात करें कि यह मंदिर किस शैली में बना है, तो यह मंदिर जो है नागर शैली में बना है। जितने भी उत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर होते हैं किस शैली में बनते हैं? तो वह नागर शैली में बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर होते हैं किस शैली में बनते हैं? तो वह द्राविड़ शैली में बनते हैं। लेकिन इन दोनों शैलियों के बीच में एक और शैली बनती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको बेसर शैली कहते हैं, ठीक है। कौन सी शैली कहते हैं? तो बेसर शैली कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। भारत में 3 शैलियों के आधार पर मंदिर बनते हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? तो 22 जनवरी को हुआ था। मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और मंदिर किस शैली में बना है? तो यह मंदिर बना है नागर शैली में। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर होते हैं नागर शैली में बनते हैं। मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो राम जी की जो मूर्ति बनी है वो किसने बनाया है? तो श्री अरुण योगीराज जी ने बनाया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। जो भी भारत में महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व स्वरूप जो है मंदिर किसका है? तो यह महादेव जी का मंदिर है। और यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर यह भारत के बाहर विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कहाँ पर? अंकोर वाट का मंदिर है। और कहाँ पे है? यह कंबोडिया में है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है यह विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर किसने बनवाया था? तो खेमर वंश ने बनवाया था। और किस शासक ने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा मंदिर है रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पे है? तो यह तेलंगाना में है। यह जो है 39वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट मंदिर हमारा है पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, कहाँ पर बनाया गया है? तो यह तेलंगाना में बनाया गया है। होलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है। और यह भारत का नवीनतम विश्व धरोहर है। किस क्रम का? तो 42वें क्रम का है। अगर पूछे 41वां कौन है? तो शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापना किया गया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। और इस सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू फेस्टिवल आयोजित होता है, ठीक है।
खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं? तो यह मध्य प्रदेश में है और इस मंदिर की खासियत है कि यह पंचायतन शैली में निर्मित है। और इसके बाद खजुराहो में ही एक मतलब एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस जगह पे है? तो खजुराहो के मंदिर में फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह राजस्थान में है। राजस्थान के किस जगह पे है? तो माउंट आबू में है। इसी मंदिर में जो है 9 ग्रहों का अंकन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कामाख्या देवी शक्तिपीठ। यह आसाम में है और यहीं पे जो है इसी देवी शक्तिपीठ में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पोर्ट्स ने किया है। कितने रुपए में किया है? तो 3,350 करोड़ रुपए में किया है। और गोपाल पोर्ट कहाँ पे है? तो यह है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? तो यह आपका उड़ीसा में है। ठीक है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो गोपालपुर पोर्ट्स कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। इसे भी हाल ही में अधिग्रहण किसने किया है? अडानी समूह ने किया है। कितने रुपए में? तो ये भी आपको याद रखना है, 3,350 रुपये में किया है। अभी जो है अडानी समूह के द्वारा कौन कौन से पोर्ट को पर अधिग्रहण किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। मुद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, इस पर भी अडानी का अधिकार है। हाइफा पोर्ट ये भी इजराइल में है, इस पर भी जो कार्यभार किया जा रहा है अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। हजीरा पोर्ट यह गुजरात में है और धामरा पोर्ट यह उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि हजीरा पोर्ट किस राज्य में है? गुजरात में। धामरा पोर्ट उड़ीसा में। मुद्रा पोर्ट गुजरात में। हाइफा पोर्ट यह सब इजराइल में। तो इन सभी पर किसका जो है अधिकार है? तो यह अडानी समूह का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो है कुछ दिनों पहले अडानी और अंबानी के बीच में पहली बार संयुक्त परियोजना एक शुरू की जाती है जिसका नाम है संयुक्त बिजली परियोजना। और इन दोनों ने कहाँ पर यह परियोजना शुरू करी है? तो मध्य प्रदेश में शुरू करी है। तो अडानी और अंबानी के एक साथ मिलकर कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संयुक्त बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। अब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लेते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह ईरान में है। और किसने बनाया था? तो यह भारत ने बनाया था। दुक्कम पोर्ट कहाँ पे है? तो दुक्कम पोर्ट जो है यह ओमान में है। ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है। तो दुक्कम पोर्ट कहाँ है? ओमान में। और दुक्कम पोर्ट को किसने निर्मित किया था? तो ये भी भारत ने निर्मित किया था। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में। और किसने इसका निर्माण किया था? तो चीन ने किया था। ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और किसने निर्माण किया था? तो चीन ने किया था। कांदला बंदरगाह गुजरात में है और इसका नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल इसका नाम है। ठीक है। तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है जिसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह। विलिंगम बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह केरल में है। और इस बंदरगाह पे किस देश का पहला जहाज आया था? तो चीन का पहला जहाज इस पे आया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, हाल ही में 9 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो 9 वर्ष पुराना चालुक्य शिलालेख की खोज की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चालुक्य वंश की राजधानी का क्या नाम है? वातापी है। ठीक है। तो इतिहास का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। तो चालुक्य वंश की राजधानी का नाम वातापी है। अभी हाल ही में जो है चालुक्य शिलालेख जो कि 9 साल पुराना इसको खोजा गया है। और कहाँ पे खोजा गया है? तो गंगापुरम तेलंगाना में इसकी खोज की गई है। इस चालुक्य शिलालेख को जो है इसे कन्नड़ शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना गंगापुरम में हुई है। इसे कन्नड़ शिलालेख भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया गया था कि कदम शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो इसकी खोज की गई है गोवा में। अब देखते हैं लल्लन डॉ प्रश्न में अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। इसके बाद देखते हैं सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार किस अभिलेख में मिले हैं? तो पहली बार जो है किस अभिलेख में मिला है? एरण अभिलेख में मिला है। और यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो भानुगुप्त राजा से संबंधित है। अशोक सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में जो है अभिलेख में सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और जो है प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल किशोर। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो UNDRR यानी UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
यानी इसमें जो है सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो कमल किशोर जी को चुना गया है। अगर बात करें कि इनका अपॉइंटमेंट किसने किया था, तो एंटोनियो गुटेरेस ने किया था। और ये वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएनओ के महासचिव हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कमल किशोर जो है इससे पहले क्या थे, तो कमल किशोर जी प्रमुख थे किसके, तो एनडीएमए के, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हेड भी हैं। और अगर बात करें कि एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट से हुई थी, तो 2005 एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो कमल किशोर जी को नियुक्त किया गया है। किसका, तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कमल किशोर, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं। एनडीआरएफ के हेड कौन बनाए गए हैं, तो पीयूष आनंद जी बनाए गए हैं। एनआईए के हेड कौन बने हैं, तो सदानंद वसंत जी बने हैं। और एनआईए की स्थापना किस एक्ट से होती है, तो 2008 के एक्ट से होती है। एफआईएच के एथलीट पैनल के सह अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो पीआर सीरीएस जी बनाए गए हैं। और ये किसके खिलाड़ी हैं, तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं, तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में पीआर सीरीएस को एफआईएच के एथलीट पैनल का सह अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डेनिस फ्रांसिस बने हैं। ये आपको याद रखना है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिग बेली थे। और ये किस देश के हैं, तो ये जो है नॉर्वे के थे। और वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं नवाब सलाफ। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है, तो द हेग में है। कहाँ पे है, तो द हेग में है। और इसमें जो है कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। और इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश हैं, जो अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, नवाब सलाफ जी बनाए गए हैं। और भारत की तरफ से कौन न्यायाधीश इसमें है, तो दलबीर भंडारी जी हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन है, तो इनका री इलेक्शन हुआ है, ये दोबारा चुने गए हैं। तो दलबीर भंडारी भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। मुख्य याद रखना कौन है, नवाब सलाम जी हैं। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है, तो यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि बनी है रुचिरा कंबोज जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है, तो प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को, बिहार की बात करें तो 22 मार्च को, और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून को। लास्ट देख लेते हैं कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव का विलय कब किया गया था, तो यह किया गया था 26 जनवरी 2020 को। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके अगर एक बार खुद से रिविज़न करेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।